तो मूवी शुरू होती है अंटार्कटिका को दिखाकर, जहाँ पर बहुत ज्यादा बर्फ है। 3 साइंटिस्ट का ग्रुप यहाँ पर रिसर्च के लिए आया था। उनके पास एक ट्रांसमीटर भी था जिससे वो किसी चीज के सिग्नल्स रीड कर रहे थे। अचानक से वो लोग देखते हैं कि सिग्नल्स बढ़ने लगे हैं। वो लोग काफी हैरान होते हैं। तभी वहाँ से बर्फ नीचे की तरफ गिरती है और उस जगह में एक स्पेस बन जाती है, जिसकी वजह से उनकी गाड़ी भी वहाँ पर चली जाती है। अब ये लोग वहाँ पर बर्फ में फंस चुके थे। जब ये लोग अपनी हेडलाइट ओपन करते हैं तो देखते हैं वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा स्पेसशिप है। ये लोग काफी हैरान होते हैं और उसके बाद इनको रेस्क्यू किया जाता है। ये लोग यहाँ पर एक रिसर्च सेंटर में काम कर रहे हैं। अब ये तीनों साइंटिस्ट इस रिसर्च सेंटर के डॉक्टर के पास चले जाते हैं और उसे सब कुछ बता देते हैं। तो डॉक्टर कहता है कि कुछ फिक्र नहीं करो, हम दूसरे साइंटिस्ट को बुलाते हैं और एक वेलेंटोलॉजिस्ट को भी बुलाते हैं। और यहाँ पर एक लड़की को देखते हैं हम, जो कि एक वेलेंटोलॉजिस्ट है। और ये सब लोग वहाँ पर जाते हैं जहाँ पर स्पेसशिप है। जब वो उस स्पेसशिप के अंदर जाते हैं तो देखते हैं वो बहुत ही एडवांस है। जब केट बाहर आती है तो बर्फ के अंदर उन्हें जमी हुई एक क्रीचर दिखाई देती है, लेकिन वो क्रीचर कोई भी मूवमेंट नहीं कर रही थी। केट रिसर्च सेंटर जाती है और उस क्रीचर के बारे में सबको बताती है। वो कहती है कि जहाँ पर क्रीचर है उसे हमें बर्फ के साथ ही यहाँ पर ले आना होगा और उसे यहाँ पर लाकर हम उस पर रिसर्च करेंगे, क्योंकि वो एक वेलेंटोलॉजिस्ट है तो वो पता लगा सकती है कि वो कितने साल पुरानी क्रीचर है। अगले दिन बहुत सारे लोग इस क्रीचर के लिए आते हैं और फाइनली उसे अपने साथ ले आते हैं। जब केट उसे देखने लगती है तो वहाँ पर एक डॉक्टर कहता है कि मुझे इसका एक पार्ट चाहिए या मुझे इसका एक टिश्यू सेल दे दो। केट कहती है कि नहीं, ये रिस्की हो सकता है, ये क्रीचर इस दुनिया की तो नहीं है, ये एक सी क्रीचर भी नहीं है, ये जरूर किसी दूसरे दुनिया से आई होगी। केट कहती है मुझे इस पर कुछ एक्सपेरिमेंट्स करने दो। वो डॉक्टर केट से बहुत बुरी तरह बात करता है और कहता है कि ये रिसर्च सेंटर मेरा है या तुम्हारा। केट को ये बात बहुत बुरी लगती है और कहती है कि वेल, अब मैं क्या कर सकती हूँ। केट जानती थी कि ऐसा करने से कोई ना कोई नुकसान तो जरूर होगी। अब हम देखते हैं कि डॉक्टर वहाँ से उस क्रीचर का टिश्यू सेल लेता है। अब उस पर कुछ एक्सपेरिमेंट्स भी करने वाला था। अब हम देखते हैं कि वहाँ पर बर्फ भी पिघल रही है। जब वहाँ पर आदमी आकर देखता है तो वहाँ पर उसे क्रीचर बहुत ही अजीब दिखता है। तभी वो क्रीचर उस बर्फ को तोड़ती ही वहाँ से निकल जाती है। वो आदमी जाकर सबको बताता है तो सब लोग उसे ढूंढने लगते हैं। जब वो बाहर जाते हैं तो देखते हैं उनका डॉग काफी जख्मी है। तभी वो क्रीचर वहाँ पर दोबारा से आ जाता है। वहाँ पर केट का एक दोस्त भी है जो साइंटिस्ट है, जो उसके साथ गई थी। वो क्रीचर अपना टेंटिकल उसके बॉडी में घुसा देता है और फिर उसे निगल लेता है और उसके सामने खड़े हुए साइंटिस्ट पर खून के कतरे गिर जाते हैं। सब कहते हैं ये क्रीचर तो हमें नुकसान पहुंचा सकता है, तो सब उसे शूट करके मार डालते हैं। तो रिसर्च सेंटर का डॉक्टर कहता है कि हमें इसकी ऑटोप्सी करनी चाहिए, हम पता लगा के रहेंगे ये क्रीचर कहाँ से आई है। अब केट ऑटोप्सी शुरू करती है। जब वो क्रीचर को काटते हैं तो उसके अंदर केट का वही दोस्त होता है। उस साइंटिस्ट का स्किन को तो कुछ नहीं हुआ था, बल्कि उसका स्किन और भी थिक हो रहा था। क्रीचर से केट को एक रॉड मिलता है। केट सबसे पूछता है कि ये किसी का तो नहीं है, तो लोग कहते हैं क्रीचर ने जिस आदमी को निकला है ये इसके फ्रैक्चर हाथ में था। केट हैरान होती है कि क्रीचर ने इस रॉड को कैसे उसके हाथ से निकाला। केट उस क्रीचर के कुछ सेल्स को निकालकर माइक्रोस्कोप में देखती है। केट ये देखकर हैरान होती है कि क्रीचर तो डेड है, लेकिन केट के जिस दोस्त को उसने निकला था वो उसके सेल यूज कर रहा है और उसके सेल्स पर अपने सेल्स की कवरिंग दे रहा है, यानी उसके सेल्स को अपनी तरह बना रहा है। केट उस बात से काफी डरती है और ऐसा ना हो कि उसके दोस्त की बॉडी को वो क्रीचर यूज करे। अब वो आदमी जिसके मुंह पर खून के कतरे गिरे थे काफी बीमार होता है। 3 और लोगों को उसके साथ हॉस्पिटल भेजा जाता है। केट जब वॉशरूम जाती है तो उसे कुछ मेटल पीसेस मिलते हैं, वैसे मेटल्स जो कि दांतों में यूज होते हैं, और साथ में बाथटब में उसे बहुत ही ज्यादा खून मिलता है। उसे आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ समझ आने लगता है, यानी इस क्रीचर को सिर्फ मेटल ही रोक सकता है। अब 4 लोग जो हॉस्पिटल गए थे उन सब ने वॉशरूम तो यूज किया होगा। अब केट को पता नहीं कि उनमें से कौन इन्फेक्टेड है। केट समझ चुकी थी कि उनमें से एक भी इन्फेक्टेड हुआ तो सबको मार देगी और वो जाकर उस हेलीकॉप्टर को रोकने लगती है। उसी दौरान एक आदमी में वहाँ पर म्यूटेशन होने लगती है और उसकी बॉडी दरमियान से कटने लगती है। उसकी बॉडी से अजीबोगरीब क्रीचर सामने आती है और उसके सामने जो बीमार साइंटिस्ट था उस पर अटैक कर देता है, लेकिन तब तक वो हेलीकॉप्टर क्रैश करती है। अब केट और बाकी लोग काफी सैड होते हैं। केट दोबारा वॉशरूम की तरफ जाती है। अब देखती है कि वहाँ पर जो खून था वहाँ पर नहीं है। अब इन लोगों में से और भी इन्फेक्टेड था जो इस बात को छिपाना चाहती थी। केट बाहर आती है और कहती है कि मैं जानती हूँ हम में से कोई इन्फेक्टेड है। हम एक दूसरे का ख्याल करके हम एक दूसरे को ब्लड सैंपल्स देते हैं और टेस्ट करते हैं कि असल में इन्फेक्टेड है कौन। हम इसको किसी अलग जगह पर रखेंगे और इसे ठीक कर देंगे। वो सब कहते हैं कि हमें इस जगह से बाहर जाना है।
केट कहता है कि अगर हम बाहर गए तो बाकी लोग भी इन्फेक्टेड हो जाएंगे और इस चीज़ पर कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। उसके बाद एक लड़की आती है और केट को कहती है कि मैं जानती हूँ कौन इन्फेक्टेड है। वो एक लड़के का नाम लेती है, लेकिन केट को उसका बिहेवियर काफ़ी अजीब लगती है और उसे उस पर शक होने लगती है। तभी उस लड़की की बॉडी खुलती है और उसमें से अजीब क्रीचर सामने आती है। केट खुद को डिफेंड करती है, लेकिन वो क्रीचर बार बार उस पर हमला कर देती है। तभी केट का साथी वहाँ पर आता है और फायर गन से उसे जला देती है। केट बाहर आती है और कहती है कि हमें ब्लड सैंपल्स दोबारा लेने होंगे। अभी 2 साइंटिस्ट वहाँ पर आते हैं। वो दोनों हेलीकॉप्टर क्रैश में बच चुके हैं। उन्हें अलग जगह पर रखा जाता है कि कहीं ये भी इन्फेक्टेड ना हो। अब हम देखते हैं कि जहाँ पर ब्लड सैंपल्स रखे थे वो जगह जल चुकी है, यानी ये उसी इंसान ने किया होगा जो इन्फेक्टेड है। केट कहती है कि मेरे पास और भी तरीके हैं पता लगाने का। वो टॉर्च लेकर सबके मुंह चेक करती है और उनमें देखती है कि उनके दांतों के अंदर मेटल फिलिंग है कि नहीं। मतलब जो इन्फेक्टेड नहीं होगा उनके बॉडी में कहीं ना कहीं मेटल होगा। उधर 4 लोग होते हैं जिनके बॉडी में मेटल नहीं होता। अब जो कोई भी इन्फेक्टेड था इन चारों में से था। केट कहती है कि उन 2 सर्वाइवर्स को भी यहाँ पर लाओ, उनको भी चेक करते हैं। जब वो लोग सर्वाइवर्स को लेने आते हैं तो वहाँ पर वो नहीं होते। तभी वहाँ पर एक साइंटिस्ट उन दोनों को देख लेता है। उन सर्वाइवर में से एक साइंटिस्ट को शूट कर देता है। फायर की वजह से वहाँ पर आग लगती है और एक आदमी उनमें से बेहोश हो जाती है। उस आदमी को वो कहीं दूर ले आते हैं। अचानक से उस आदमी का हाथ अलग हो जाता है और किसी क्रीचर के हाथ में बदल जाता है। जो आदमी उसे ले जा रहा था उसके फेस पर अटैक करता है और वो बेचारा भी इन्फेक्टेड होता है। यानी इनमें से बहुत सारे लोग इन्फेक्टेड हैं जिनका इन लोगों को पता भी नहीं था। अब उस बेहोश आदमी की पूरी बॉडी क्रीचर में बदल जाती है। उसके कई टेंटिकल्स निकल आते हैं। वो क्रीचर केट के साथी की तरफ बढ़ती है और अपनी बॉडी को उसके बॉडी से मिलाती है। केट फायर गन से उस क्रीचर को जलाने की कोशिश करती है। वो क्रीचर अब काफी फास्ट हो चुका था, वहाँ से फौरन चला जाता है। केट वापस आकर उन इन्फेक्टेड लोगों को जला देती है। उस रिसर्च सेंटर का डॉक्टर डर के मारे कहीं पर छुप जाता है, लेकिन वो क्रीचर उसे ढूंढ लेता है, उस पर अटैक करके उसे भी मार डालता है। अब सिर्फ 2 लोग बचे थे, केट और उसका दोस्त सैम, जो कि हेली क्रैश का सर्वाइवर था। क्रीचर को देखकर केट फायर गन से उसे जलाने की कोशिश करती है। वो क्रीचर भी बहुत ही चालाक था, बाहर स्नो में आ जाती है। केट भी हार नहीं मानती, उसे जलाती रहती है और फाइनली वो क्रीचर हिलना बंद होती है। दूसरी तरफ हम डॉक्टर को देखते हैं। वो भी इन्फेक्टेड हो चुका था और पागल भी हो गया था। वो वहाँ पर जाता है जहाँ पर स्पेसशिप थी। वो कहता है कि मैं तो इस दुनिया में नहीं रहूँगा, मैं तो यहाँ से चला जाऊँगा। केट और उसका दोस्त सैम उसका पीछा करते हैं। अब डॉक्टर भी अजीब व गरीब क्रीचर में बदल चुका था, केट पर हमला करने लगता है। अब वो स्पेसशिप भी स्टार्ट कर चुका था। सैम और केट के पास लकीली एक बम था। वो प्लान कहते हैं कि हम इस स्पेसशिप को उड़ा देंगे, लेकिन बम उसके हाथों से गिर जाता है। केट जब बम के लिए जाता है तो क्रीचर पीछे से आ जाता है। वो केट को पकड़कर मारने ही वाला होता है। तभी केट वो बम पकड़ लेती है। उस बम को एक्टिव करके उस क्रीचर के मुंह में फेंक देती है। फाइनली ये क्रीचर मारा जाता है। उसकी बॉडी ब्लास्ट होती है और साथ ही साथ स्पेसशिप भी ब्लास्ट होता है। केट और सैम किसी न किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाते हैं। अब ये दोनों बाहर निकलकर अपनी गाड़ी में बैठने वाले थे। सैम डरे हुए अंदाज में कहता है कि फायर गन गाड़ी के पीछे रख दो, अब तो हमें इसकी जरूरत नहीं है ना। केट को इस पर शक होता है। केट इसको देखकर समझ जाता है कि वो भी इन्फेक्टेड है। केट कहती है कि तुमने जो हेयरिंग पहन रखा था ये तो पहले तुम्हारे दूसरे कान में था। सैम कहता है कि नहीं, अब मेरे इस कान में है। केट कहती है कि नहीं, पहले तुम्हारे दूसरे कान में थी। यानी ये क्लिप वाला हेयरिंग है, इसे जब चाहो निकाल कर लगा सकते हो। यानी सैम ने वो मेटल हेयरिंग अपने पास इसलिए रखा था कि केट को शक न हो। असल में सैम के बॉडी में तो कोई मेटल था ही नहीं, बल्कि सैम तो शुरू से ही इन्फेक्टेड था, लेकिन इसने ये बात केट से छुपाई ताकि ये भी मारा न जाए। अब ये दोनों अगर गाड़ी में चले जाते तो वहाँ के लोगों को भी इन्फेक्ट करते। केट अपने दिल पर पत्थर रखकर उसे फायर गन से आग लगाती है। सैम तो जल रहा होता है, लेकिन उसकी बॉडी से वही क्रीचर की आवाज आती है। केट दूसरी गाड़ी पकड़ती है और वहाँ से चली जाती है। यहाँ पर यही सिर्फ एक सर्वाइवर बची थी जो कि इन्फेक्टेड नहीं थी, क्योंकि केट यहाँ पर बहुत ही ज्यादा वाइस और चालाक थी। दूसरी सीन में दिखाया जाता है कि एक हेलीकॉप्टर आता है चेक करने के लिए कि यहाँ पर कोई दूसरा सर्वाइवर है कि नहीं। तभी हमें लग रहा था जो आदमी मर चुका है लेकिन अभी भी वो जिंदा है। वो इसीलिए छुपा हुआ था कि क्रीचर कहीं उसे भी ढूंढ न ले। जब उसे बाहर से आवाज आती है तो अपनी गन लेकर बाहर आ जाता है। वो हेलीकॉप्टर के पायलट्स को कहता है कि अपने मुंह खोलो, मुझे दिखाओ कि तुम लोग इन्फेक्टेड हो कि नहीं। तभी हम देखते हैं कि वो डॉग जो कि जख्मी था शुरू में, वो ठीक होकर वहाँ से भागने लगता है।
यानी वो डॉग भी इन्फेक्टेड था। वो सर्वाइवर उस डॉग को शूट कर देता है और फाइनली यहाँ पर कोई भी अब इन्फेक्टेड नहीं है। इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल। बाय बाय।